आज हम आपके लिए एक बहुत ही रेयर सर्जरी लेकर के आए हैं, जिसमें अराउंड 5 से 6 सेंटीमीटर का ब्रेन ट्यूमर जो है हमने नाक के रास्ते से निकाला है। ये ट्यूमर जो है दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं वो इसी ग्लैंड के हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, फिर आगे बॉडी में जाते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कभी कभार उसमें ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसको हम पिट्यूटरी ट्यूमर या पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा कहते हैं। जनरली ये 1-1.5-2 सेंटीमीटर पे ही पता लग जाता है। कभी कभार अगर पेशेंट इस चीज़ पे ध्यान ना दे तो ये ट्यूमर अनयूजुअली लार्ज हो जाता है, अनयूजुअली बड़ा हो जाता है, देन इट बिकम्स अ डिफ़िकल्ट सर्जिकल चैलेंज। तो ये जो एक केस था, ये 48 साल के व्यक्ति हैं और ये जम्मू को बिलोंग करते हैं। ये सिर दर्द, उल्टियाँ, आँखों में से इनके विजन का लॉस हो गया था, उस कारण से हमारे पास आए थे। तो ऑब्वियसली क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्लियर हो गया था कि ये पिट्यूटरी ट्यूमर ही होगा। तो हम लोगों ने एज प्रोटोकॉल हमने एमआरआई जो है ऑर्डर किया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एमआरआई में क्या निकला है। ये जो सफ़ेद वाला पार्ट जो है सेंटर में, ये सारा का सारा ट्यूमर ही है एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी डायमेंशंस रही हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, ये आगे वाला हिस्सा जो वो काला नज़र आ रहा है वो बेसिकली हमारा नाक का एरिया है। सो वी कुड सी कि ये काफ़ी नज़दीक है उस एरिया से। सो दैट इज़ हाउ वी डिसाइड इन द ब्रेन कि कहाँ लोकेशन है, उस हिसाब से अप्रोच डिसाइड की जाती है। तो ये वाले ट्यूमर्स जो है नाक के रास्ते बेटर निकलते हैं, बिकॉज एक तो स्कार नहीं आता है और बाकी जो ब्रेन टिश्यू को खोल करके या ब्रेन को खोल के करने का जो रिस्क होता है वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, जनरली 1.5-2 सेंटीमीटर पे ही पेशेंट को पता लग जाता है, विजुअल सिम्टम्स आ जाते हैं, आंखों में रोशनी कम हो जाती है, तो पेशेंट हमारे पास पहुंच जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली शायद इन्होंने इग्नोर किया अपने सिम्टम्स को। सो इनकी दोनों आंखों की विजन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, हेडेक थे, ये ऑलमोस्ट बेहोशी की तरफ जा रहे थे, सारा टाइम सोते रहते थे। तो इनके रिलेटिव जो हैं, उनका किसी का हमने ऑपरेशन किया था, तो दे गॉट हिम टू मी। सो दिस इज़ व्हाट वी फाउंड आउट एंड यू कैन सी द साइज ऑफ दिस ट्यूमर। वो ऊपर वाला पार्ट ब्रेन है जो वाइट है, वो ट्यूमर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है। सो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सर्जिकल चैलेंज, नॉट ओनली टू टेक इट आउट फ्रॉम द नोज़ एंड टू टेक सच ए बिग ट्यूमर आउट ऑफ द नोज़। तो ये ट्यूमर का एक और पिक्चर है। तो हम लोगों ने इसको जो है ये नाक के रास्ते, जिसको हम ट्रांसफेनॉइडल सर्जरी कहते हैं, एंडोस्कोप की मदद से हमने इसको पूरा निकाला है। आप देख सकते हैं कि ट्यूमर पूरा निकल चुका है। अब जो जिस एरिया में ट्यूमर था उस समय वो काला एरिया है सारा का सारा। एंड ये दूसरे व्यू में आप देख सकते हैं ट्यूमर पूरा निकल गया। और ये जो पेशेंट है इसने पूरा रिकवरी किया। इसका विजन जो है एक आंख में तो ऑलमोस्ट करीब करीब पूरा वापस आ चुका है, दूसरे आंख का भी विजन रिकवरी की पाथ पे है जी, क्या रिकवरी की पाथ पे है बेसिकली। सो पिट्यूटरी सर्जरी या एंडोस्कोपिक एंडोनेजल सर्जरी जो है ये एक एडवांसमेंट है ब्रेन सर्जरी के अंदर। जनरली ये ट्यूमर छोटे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट ये ट्यूमर अनयूजुअली बड़ा हो चुका था। इट वाज अ डिफ़िकल्ट सर्जिकल चैलेंज। इसके लिए एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए आपके पास, एंड देन उतनी ही अच्छी पोस्ट ऑप केयर भी हो तो पेशेंट अच्छा रिकवरी कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जो इस तरह की सर्जरीज होती हैं उनको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, जिससे कि कम से कम चीरा लगता है पेशेंट को। इनफैक्ट इस केस में तो चीरा लगा ही नहीं है जैसा आपने देखा, क्योंकि नाक के रास्ते से ही हम लोगों ने उसे निकाल लिया है। और पेशेंट के जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कम से कम होता है एंड रिकवरी इज़ स्मूदर एंड क्विकर। पहले ज़माने में जब सिर खोल के इस तरह के ऑपरेशन किए जाते थे तो जनरली पेशेंट को 2-3 दिन वेंटिलेटर पे रखना पड़ता था। फिर उसके बाद उसको कोई ना कोई नुकसान भी रहता था, कोई डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो भी रहता था। बट इस तरह के केसेस के अंदर जब ऑपरेट किया जाता है तो डेफिसिट के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं एंड पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इमीडिएटली आफ्टर फ्यू आवर्स आफ्टर सर्जरी उसको उठा दिया गया और पेशेंट मेड अ स्मूथ रिकवरी एंड इज़ डूइंग वेल। नहीं, पेशेंट को कोई लॉस नहीं हुआ सर। नहीं लॉस नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने नॉर्मल ब्रेन टिश्यू को तो हमने ट्रेवर्स ही नहीं किया है, मतलब उसको तो हमने खोला ही नहीं है। ये ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड में था, पिट्यूटरी ग्लैंड में के एरिया में गए, नाक के रास्ते से उसको निकाला, जो नॉर्मल पिट्यूटरी है उसको भी प्रिजर्व किया और विदाउट एनी डेफिसिट पेशेंट को किया। सर इसके सिम्पटम क्या हैं, कब डॉक्टर के पास आ जाना? जी, जो इस तरह के पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमास होते हैं या फिर ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं, उनके मेन सिम्टम्स जो होते हैं जनरली हेडेक। अब आप कहेंगे हेडेक तो बहुत कॉमन सा एक सिम्टम है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? देखिए, जो हेडेक है अगर वो लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है, उसके साथ कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मायने किसी तरह का आपको कोई और नुकसान नज़र आ रहा है, जैसे इस पेशेंट को आंखों की रोशनी जा रही थी,
तो उसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। तो सिमिलरली अगर आपके किसी हाथ पाँव में सुनपना आ रहा है, उसके साथ हेडेक हो रहा है, उसके साथ उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, हेडेक रिलीव नहीं हो रहा नॉर्मल मेडिकेशन से, सो इट्स बेटर दैट आप डॉक्टर को अप्रोच करें और अपना CT स्कैन या MRI ज़रूर करना। सर ऑपरेशन के बाद दिन तक नॉर्मली पिट्यूटरी सर्जरी या पिट्यूटरी ग्लैंड सर्जरी के बाद हम 3 दिन के ही करीब रखते हैं, बट बिकॉज ये बहुत बड़ा ट्यूमर था और हमें ज़्यादा टाइम लगा तो वी केप्ट इट फॉर अराउंड 7 days। पर नॉर्मल जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी होती है या पिट्यूटरी ट्यूमर सर्जरी होती है 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रखने की जरूरत पड़ती है। कितना खर्च आता है सर खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख करीब इस पेशेंट का पूरा खर्चा आया है, एडमिशन टू डिस्चार्ज। खैर ये पेशेंट तो शायद किसी इंश्योरेंस स्कीम के अंडर था तो ही डिड नॉट पे एनीथिंग, पर ऑन एवरेज 2 लाख के करीब खर्चा आ जाता है इसका। जी कितने बड़ा ट्यूमर नेजर उससे निकाल सकते? सर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज ये ट्यूमर हम पीस मील निकाल लेते हैं, हम उसको ऐसे पूरा नहीं खींच करके निकालते हैं, हम टुकड़ों में निकालते हैं। हाँ, तोड़ देते हैं, बीच में से क्रश कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो नॉर्मली तो मैंने आपको बताया ये जगह ये 1.5-2 सेंटीमीटर की जगह होती है, तो फिर 5-6 सेंटीमीटर कैसे निकलेगा? वो ऐसे ही है कि उसको पीस मील निकालते हैं। जगमीत जी विल शेयर अ वीडियो विद यू, आप देख सकते हैं उस वीडियो में कैसे निकाला गया उसको। तो सर सर्जरी एक ही बार में होती है या पार्शली होती है? सर डिपेंड करता है। कई पेशेंट्स में क्या होता है कि अगर ट्यूमर इतना बड़ा हो कि आप ऑपरेट करते हुए रियलाइज करें कि टाइम बहुत हो गया है, सो देन समटाइम्स यू स्टॉप द सर्जरी, यू कैन डू इट आफ्टर फ्यू डेज अगेन। सर कितना टाइम लगता है सर्जरी? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर, एवरेज ट्यूमर का 2 से 2.5-3 घंटे का होता है, पर इसमें हमारे को 4-5 घंटा लग गया था बिकॉज ये बड़ा था। ये जो ट्यूमर था जहाँ पर आपने बताया जिस जगह, वहाँ से इसका ऑपरेशन लेजर नाक तक हो सकता है या कहीं और से भी हो सकता है? सर जनरली नाक, मैंने आपको बताया लोकेशन पे डिपेंड करता है ब्रेन में कि कहाँ पे है, तो उस जगह से अप्रोच किया जाता है। सपोज पेशेंट का ट्यूमर अगर कहीं बैक हेड पे है तो ऑब्वियसली नाक के थ्रू आप नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज नॉर्मल ब्रेन टिश्यू बीच में आएगा। मेरे ख्याल से इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि नॉर्मल टिश्यू को हमें काटना ना पड़े, तो चाहे वो यहाँ से खोल के किया जाए या नाक के थ्रू किया जाए वो डिपेंड नहीं कर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल ब्रेन टिश्यू ना काटा जाए। बट हाँ, ये जहाँ पे है तो अगर हम ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल ब्रेन टिश्यू से जाना पड़ता है, सो वो अवॉइड हो गया इस केस के अंदर। सो ये एक एडिड एडवांटेज है इस अप्रोच का। ऑब्वियसली वो ये अगर आप देखें कि नाक के कितने नज़दीक है ये एरिया, यहाँ ट्यूमर है वो नाक है आपका आगे वो वाला एरिया, ब्लैक वाला एरिया जो नाक का एयर आ गई वहाँ पे, एयर इज ब्लैक। तो दैट्स वाई जब आप देखें कि ये ट्यूमर हमने निकाल दिया तो वहाँ हवा आ जाती है उस समय, तो CT स्कैन के अंदर आपको हवा दिखती है, तो आफ्टर सम टाइम इट गेट्स डिस्प्लेस्ड ऑब्वियसली, एब्जॉर्ब। नहीं दिक्कत नहीं होती सर, क्योंकि हम नाक जो आपका नाक का एरिया उसके बैक साइड में ये एरिया आता है स्फिनोइड साइनस, वहाँ पे काट के जाते हैं तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे से वो सांस लेता रहता है। एक स्पेशल टाइप की ट्यूब्स पैक्स होती हैं वो डाल दी जाती हैं तो उसके थ्रू वो सांस लेता रहता है, पीछे जो आपका काम चलता रहता है। हाँ जी, रीजंस क्या क्या होते हैं सर इसके? मोस्टली जेनेटिक ही होते हैं इसमें, देयर इज़ नो एनवायरमेंटल फैक्टर एज सच अभी तक ब्रेन ट्यूमर से मिला है, जेनेटिक फैक्टर्स ही होते हैं बेसिकली। रिस्क फैक्टर कितना है? रिस्क देखिए ब्रेन सर्जरी रिस्क फ्री तो कोई होती नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर आप कहेंगे कोई ब्रेन रिस्क फ्री सर्जरी होती है, नहीं, रिस्क फैक्टर रहता है, 5-10% रिस्क रहता है पेशेंट को हमेशा, स्टैंडर्ड रिस्क है ये ब्रेन सर्जरी का। किसी का भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नाक से पानी बह सकता है, ब्रेन का इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, ये है। बट यस, अगर आप क्या कहते हैं पेशेंट टाइम पे आ जाए और प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन, तो जनरली ऐसी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। सक्सेस रेट कितना माना है? सक्सेस रेट किस चीज़ का सर? आपका सक्सेस से मायने क्या है? ऑपरेशन को लेकर और रिकवरी? सर देखिए ये तो निकल गया, तो इसके लिए तो ये 100% सक्सेस रेट है। बट देन देयर आर गोइंग टू बी ट्यूमर्स जो नहीं निकाल पाएंगे, बहुत वेस्कुलर होंगे, तो उनके लिए सक्सेस रेट नहीं होगा। तो अराउंड 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स हम पॉसिबल कर पाते हैं ये चीज़। आफ्टर द ऑपरेशन इस पेशेंट को कुछ महीने बाद चेकअप करवाना होता है? जी बिल्कुल, यू हैव टू स्टे क्या कहते हैं अंडर फॉलोअप रेगुलरली। 3 मंथली फॉलोअप होता रहता है इनका, 6 मंथली MRI भी करते रहते हैं, कहीं दोबारा से ग्रो करना तो नहीं शुरू हो गया। लोग गलती क्या करते हैं, ऑपरेशन करा के जब ठीक हो जाते हैं तो आना बंद कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वो दैट शुड नॉट बी डन, वो नहीं करना चाहिए। सर किस उम्र के मरीज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं? जनरली मिडिल एज के बाद वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने बच्चों में भी ये ट्यूमर देखा है और ऑपरेट किया है। हाँ जी, जो बाद में आते हैं लोग, जी। उनका फिजिक्स
चार्जेबल है कि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द नहीं प्रीवियस पैकेज? नहीं सर, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर क्या कहते हैं पैकेज में नहीं क्या कहते हैं इंक्लूड किया जाता है, दे आर